हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं मदन स्वामी आज अपने बात करेंगे जो आपका चैप्टर रहता है जैविक खेती। जैविक खेती में हमने खाद के रूप में पढ़ रहे थे फार्म यार्ड मैन्योर हमने पढ़ लिया था। आगे अपने पढ़ेंगे बाहरी खाद के अंतर्गत कौन सा अपने पढ़ेंगे कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट और हरी खाद के बारे में जानेंगे। आज उनका डीपली अध्ययन करेंगे। शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आप हमारा एग्रीजोन फॉर एग्रीकोस एंड्रॉयड एप्लीकेशन डाउनलोड करना मत भूलिएगा, क्योंकि वहां पर पड़ा है जेट एग्रीकल्चर सुपरवाइजर और 11th-12th का फाउंडेशन बैच, जिसको ज्वाइन करके आप अपनी अच्छी सी परिपूर्ण तैयारी कर सकते हैं। इसी के साथ साथ हम जल्द ही नए बैच स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो आप तैयार रहिएगा ज्वाइन करने के लिए। कम फीस के अंतर्गत आपको क्वालिटेटिव एजुकेशन है वो दी जा रही है। इसी के साथ हमारा लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। टेलीग्राम ग्रुप का चैनल का हमने लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, जिसको भी आप ज्वाइन करके अच्छे से अच्छे ज्ञान को ग्रहण कर सकते हैं। रोजाना आप थोड़ा थोड़ा पढ़ सकते हैं। वहां पर हम बायलैंग्वेज क्वेश्चंस भी डालते हैं। पूरे एफर्ट के साथ आप पढ़िएगा, उनको आप रोजाना नोट डाउन करते जाइएगा। उसके साथ साथ में हम एक डेली टर्म सीरीज भी डालते हैं, जिसके अंदर आप टर्म्स का अध्ययन है वो कर सकते हैं। एग्रीकल्चर में बस टर्म्स होती है, उनको अगर आपको ज्ञान है तो उन्हीं में से क्वेश्चंस है वो पुट आउट हो जाते हैं, या आपको इंटरव्यू के अंदर या कहीं पर भी पूछे जाए तो आप बता सकते हैं। ठीक है, तो दोनों के लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। इसका पार्ट सेकंड है, ये पहला पार्ट देखने के लिए आप लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ होगा, तो ज्वाइन कर लीजिएगा। हमारी क्लासेस को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर करने की कृपा कर दीजिएगा। लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, घंटी का निशान भी दबा दीजिएगा। ज़्यादा ही होगा नहीं, वो तो थाने सारन पता ही है, सबको पता है, ये तो शेयर करना ही है। शेयर कर दीजिएगा ताकि लोगों को भी पता चल सके और हमारा हौसला भी बढ़ सके। ठीक है, तो अपने बात करते हैं। 2 दिन क्लासेज आपकी नहीं हुई थी किसी कारणवश, आपको पता ही होगा वैसे क्या कारण रहा होगा जब मेरी आवाज यूं आ रही है। तो अभी अपने बात करते हैं कंपोस्ट के बारे में। कंपोस्ट क्या होती है? कंपोस्ट कंपोस्ट एक जैव रासायनिक प्रक्रिया है। क्या है? जैव रासायनिक प्रक्रिया है। इसमें जीव भी भाग लेते हैं, और जो चीज अपने प्रयोग में लेते हैं, रॉ मटेरियल जो यूज में लेते हैं, कच्चा पदार्थ जो यूज में लेते हैं, उसमें रासायनिक परिवर्तन भी आते हैं। इसमें जीव भी भाग लेते हैं और रासायनिक चेंजेस भी आते हैं। तो यह एक जैव रासायनिक प्रक्रिया है, जिसके अंदर वायवीय जो एरोबिक बैक्टीरियाज हैं, एरोबिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं वो, और अवायवीय यानी अनएरोबिक जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं वो भी भाग लेते हैं। अनएरोबिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी इसके अंदर भाग लेते हैं। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा कि जैव रासायनिक प्रक्रिया है। वायवीय और अवायवीय दोनों प्रकार के इसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म सूक्ष्म जीव है वो भाग लेते हैं। और इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है बेटा? इस प्रक्रिया को कहते हैं कंपोस्टिंग। क्या कहा जाता है? कंपोस्टिंग। जब हमने फार्म यार्ड मैन्योर की बात की थी तो हमने गोबर की खाद के बारे में पढ़ा था, और सिर्फ गोबर से तैयार किया था। उसमें गोबर होता है, लिटर्स होता है जिसे बिछावन कहते हैं, और हमने मूत्र के बारे में पढ़ा था। 3 घटक यूज किए थे। परंतु इसके अंदर कंपोस्ट में क्या यूज करते हैं? घटक कौन से होते हैं? तो बेटा घटक होता है वो कूड़ा कचरा भी यूज कर सकते हैं, अपने घर का कूड़ा कचरा भी यूज कर सकते हैं, और फसल अवशेष को भी प्रयोग में ले सकते हैं। ठीक है, तो इस बात का आप विशेष कर ध्यान रखिएगा कि कंपोस्ट में अपने कूड़ा कचरा भी यूज कर सकते हैं। कूड़े कचरे में सारा ही आ गया, टोटली जितना भी कचरा है वो सारा का सारा इसके अंदर डंप कर दो, गड़ जाएगा, जैव रासायनिक प्रक्रिया हो जाएगी वायवीय और अवायवीय के अंदर, और उसके बाद में अपना क्या हो जाएगा? खाद तैयार हो जाएगा। ठीक है, और फसल के अवशेष तो अपने यूज में लेते ही हैं, नॉर्मल सी बात है। ठीक है, गोबर का यूज लिया भी जा सकता है और नहीं भी लिया जा सकता है। ठीक है, कुछ एक मेथड होते हैं उसमें गोबर का प्रयोग नहीं करते हैं और कुछ में करते हैं। ठीक है, दोनों ही बातें इसके अंदर इंक्लूड की जाती है। तो देखिए कंपोस्ट होती है वो 2 प्रकार की होती है। कई बार एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है,
तो कंपोस्ट होती है वो, इसके प्रकार कितने होते हैं बेटा? 2 प्रकार होते हैं। कौन कौन से प्रकार होते हैं? पहले प्रकार की बात करें तो पहला जो प्रकार होता है इसका, ये होता है फार्म कंपोस्ट के नाम से जानी जाती है। किस नाम से? फार्म कंपोस्ट के नाम से जानी जाती है। और फार्म कंपोस्ट होती है वो कहाँ पर, किस किस रूप में इसको फार्म कंपोस्ट कहा जाता है? यानी फार्म यानी खेत पर, यानी खेत में क्या होती है? फसल। और जितना भी फसल अवशेष या फार्म का अवशेष का यूज करके जब अपने कंपोस्ट बनाते हैं तो उसे क्या बोला जाता है? फार्म कंपोस्ट। उसके बाद में दूसरी होती है शहरी कंपोस्ट, अर्बन कंपोस्ट के नाम से जानी जाती है। शहरी जो कंपोस्ट होती है उसमें अपने शहर का कूड़ा कचरा यूज करते हैं, घरों का, ठीक है, कूड़ा कचरा यूज करते हैं। जैसे आपने सुना होगा घरों के अंदर जैसे फल हो गया, सब्जी हो गई, इनका जो छिलके होते हैं या बचा हुआ मटेरियल होता है उसको प्रयोग करके अपने क्या करते हैं? शहरी कंपोस्ट को तैयार करते हैं। तो ये दोनों बातें याद रखिए, जब शहर का कूड़ा कचरा, घरों का कूड़ा कचरा यूज करके, तो इसे क्या कहा जाता है? शहरी कंपोस्ट। और जब खेत के अवशेषों को, फार्म के अवशेषों को यूज करके अपने बनाया जाता है तो इसे फार्म कंपोस्ट कहा जाता है। इसकी विधियां पढ़ेंगे। सबसे पहले अपने देखते हैं कौन कौन सी विधि है, ठीक है, विधियां। सबसे पहले विधि की बात करें तो एक होती है एडेको विधि, एडको विधि के नाम से जाना जाता है। दूसरी जो विधि होती है वो होती है इंदौर विधि, इंदौर विधि के नाम से जाना जाता है। और तीसरी जो विधि होती है वो होती है बेंगलोर विधि। कौन सी विधि? बेंगलोर विधि। और उसके बाद में चौथी जो विधि होती है वो होती है नाडेप विधि, नाडेप विधि, ठीक है। इनकी अपने बात करें तो इनमें बहुत सारा विधियां होती है, तो इनके अंदर अलग अलग मेथड्स अपनाया जाता है। हम पॉइंट ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जाम के प्रति ही पढ़ेंगे, ओनली ऑन, ठीक है। तो ये चारों विधियां होती है, एडिको विधि, इंदौर विधि, बेंगलोर विधि एंड नाडेप विधि। चारों विधियों के बारे में अपने पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अपने देखते हैं कौन सी? एडको विधि। एक नंबर की बात करें तो कौन सी आती है? एडको विधि। एडको विधि है, उसको एडको क्यों कहा जाता है? यह विधि है वो एक कंपनी थी, कौन सी? एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट कंपनी, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट कंपनी, जो कि कहाँ की थी बेटा? ये थी इंग्लैंड की। कहाँ की थी? इंग्लैंड की कंपनी थी। और इसमें 2 साइंटिस्ट काम करते थे। कौन से? ये थे हर्चिसन व रिचर्ड्स, हर्चिसन व रिचर्ड्स। इन दोनों को एक आइडिया आया। कब आया बेटा? 1921 में एक आइडिया आया। इन्होंने कहा कि एक पाउडर बनाते हैं। क्या बनाते हैं? पाउडर बनाते हैं। और इस पाउडर को क्या कहते हैं? एडको पाउडर कहते हैं। क्या कहते हैं? एडको पाउडर कहते हैं। एडको पाउडर डाला जाता है किसमें? फसल अवशेष पर, फसल अवशेष पर एडको पाउडर डाला जाता है। यानी कोई भी शुष्क पदार्थ जो ड्राई मैटर है, फसलों का कूड़ा कचरा का जो भी मैटर है, फसल अवशेष होता है, उसको ऊपर अपने क्या डालते हैं? एडको पाउडर। कितना डालते हैं बेटा? ये डालते हैं जी 7 किलो पर 100 kg ड्राई मैटर पर। 7 किलो डाला जाता है, कितने पर? 1 क्विंटल पर 7 किलो अपने को क्या डालना होता है? एडको पाउडर डालना होता है, ठीक है। तो ये हर्चिसन व रिचर्ड्स ने 1921 में विकसित की थी। एक कंपनी है एग्रीकल्चर डेवलपमेंट कंपनी, यानी एडको, जो कि इंग्लैंड की कंपनी थी। इन्होंने यहाँ पर विकसित किया था। 7 किलो पर 100 ग्राम पर ये अपने डाला जाता है। और इसमें एक और विशेषता है, इसमें गोबर का प्रयोग नहीं करते हैं अपने, ठीक है, डंग का यूज नहीं किया जाता है, याद रखिएगा, गोबर का प्रयोग इसमें नहीं करते हैं। उसके बाद में अगर अपने दूसरी बात करें तो दूसरी विधि आती है इंदौर विधि। 2 नंबर इंदौर विधि। जो इंदौर विधि है ये
नाम से स्पष्ट है कहां पर विकसित हुई होगी बेटा, इंदौर में। कहां पर, इंदौर के अंदर। इंदौर विधि इंदौर के अंदर विकसित हुई थी। इस विधि को किसने विकसित किया था? एक वैज्ञानिक थे ए हावर्ड व यशवंत डी वार्ड, दो वैज्ञानिक थे। कब विकसित की? इन्होंने बहुत सारे प्रयोग किए। 1924 से 1931 के मध्य इसको विकसित किया गया, अलग अलग प्रैक्टिकली तौर पर। 1924 से 1931 के मध्य इसको विकसित किया गया। कहां पर? इंदौर के अंदर। और ये दोनों कहां काम कर रहे थे बेटा? ये एक इंस्टीट्यूट है, प्लांट न्यूट्रिशन इंस्टीट्यूट। प्लांट न्यूट्रिशन इंस्टीट्यूट, इसके अंदर ये काम कर रहे थे, तभी इन्होंने विकसित किया। प्लांट न्यूट्रिशन इंस्टीट्यूट, और ये इंस्टीट्यूट था इंदौर के अंदर। ठीक है, इसमें ये दोनों वर्क करते थे। वहां पर इन्होंने क्या किया? इस विधि का विकास किया। उसके बाद में इंदौर विधि होती है, इसमें क्या होता है, अपने जो मटेरियल होता है उसको परतों के अंदर जमाते हैं। ठीक है, पहली परत गोबर की डाल दी, फिर रेत की डाल दी, फिर अपने क्या करते हैं, फसल अवशेष की डाल दी, ऐसे अपने परतें बनाते हैं। ठीक है, अब ये परतें होती है तो इन परतों में पानी की मात्रा भी ज्यादा चाहिएगी, इनकी पलटाई भी ज्यादा चाहिएगी। तो ये क्या होती है, एक महंगी विधि है। क्या है? महंगी विधि है, और भारत में ज्यादातर प्रचलित नहीं है। महंगी विधि है, पलटाई इसकी ज्यादा करनी पड़ती है। जब पलटाई करते हैं तो नाइट्रोजन का अमोनिया के रूप में ह्रास होता है, वो भी ज्यादा होता है। ठीक है, और लेबर भी ज्यादा लगती है, श्रम भी ज्यादा लगती है, इसी कारण ये क्या है, महंगी विधि है। उसके बाद में इसमें जल की मात्रा है वो ज्यादा चाहिए होती है, जल की मात्रा है वो ज्यादा चाहिए होती है, इसीलिए ये उपयुक्त मेथड नहीं कह सकते हैं भारत जैसे परिस्थितियों के अंदर। ठीक है, याद रखिएगा, इंदौर विधि को किसने? ए हावर्ड, यशवंत डी वार्ड ने विकसित किया था। कब किया था? 1924 से 1931 के मध्य इसको विकसित किया था, और इंदौर में इसको विकसित किया था, इंदौर विधि। ये बात आप याद रखिएगा, महंगी विधि है क्योंकि इसमें पलटाई ज्यादा करनी पड़ती है, और उपयुक्त परिस्थितियों के अंदर ये 3 माह में तैयार हो जाती है। कितने माह में? 3 माह में तैयार हो जाती है, और लगभग 3 से 4 बार इसकी पलटाई करनी पड़ती है अपने को। पलटाई कितनी बार? 3 से 4 बार पलटाई करनी पड़ती है। और पलटाई कितने दिनों के अंतराल पर? 15 दिनों के अंतराल पर, 15 डेज इंटरवल पर अपने क्या करते हैं, इसकी पलटाई करते हैं। 15 डेज इंटरवल पर, 15 दिनों के अंतराल पर इसकी पलटाई करते हैं, और अंतिम पलटाई के बाद में इसमें क्या मिला दिया जाता है, अपने राख भी मिलाते हैं। क्यों? क्योंकि क्या होता है, राख होता है वो कार्बनिक पदार्थ की अम्लीयता को क्या कर देता है, कम कर देता है, और पोटास की मात्रा को बढ़ा देता है। ठीक है, तो इतनी बात आप याद रखिएगा। नेक्स्ट अपने बात करें 3 नंबर, तो 3 नंबर कौन सी विधि थी बेटा? 3 नंबर थी बेंगलोर विधि। कौन सी विधि थी? बेंगलोर विधि थी। तीन नंबर बेंगलोर विधि। बेंगलोर विधि थी ये कहां पर विकसित हुई है? बेंगलोर के अंदर हुई है। ठीक है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर के अंदर इसको विकसित किया गया। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस के द्वारा इसको विकसित किया गया, जो कि कहां पर है? बेंगलोर के अंदर। बेंगलुरु में इसको विकसित किया। और किसने किया? जो हमने बात की थी गोबर की खाद की, ट्रेंच मेथड था, गोबर की खाद का ट्रेंच मेथड था, वो किसने बनाया था? सीएन आचार्य ने। तो बेंगलोर विधि है वो भी किसने विकसित की थी? सीएन आचार्य ने विकसित की थी। सीएन आचार्य ने इसको विकसित किया था। उसके बाद में यह विधि होती है, इसमें पलटाई की ज्यादा जरूरी नहीं पड़ती, पलटाई की ज्यादा जरूरी नहीं पड़ती, इसीलिए यह इसके अपोजिट मानी जाती है।
इसीलिए इसे क्या कहा जाता है, सस्ती विधि होती है। और एक वेरी इंपॉर्टेंट, यह अवायवीय स्थिति के अंदर उत्पन्न होने वाली, तैयार होने वाली खाद है। अवायवीय स्थिति के अंदर तैयार होने वाली खाद माना जाता है इसे। तो ये बात याद रखिएगा आप। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस जो बेंगलोर के अंदर है, CN आचार्य ने इसको विकसित किया था। पलटाई इसमें नहीं करते हैं, इसीलिए नाइट्रोजन का अमोनिया के रूप में नुकसान कम होता है, जल की जरूरत कम पड़ती है, श्रम की बचत होती है, और यह इसी कारण सस्ती विधि होती है, और यह अवायवीय स्थिति के अंदर पनपती है। इसका आप याद रखिएगा। उसके बाद में जो लास्ट विधि है 4 नंबर, वो आती है नाडेप विधि। कौन सी आती है 4 नंबर? नाडेप मेथड। मैं यहां पर लिख देता हूं नाडेप। नाडेप जो विधि है वो एक किसान, सामान्य आम किसान द्वारा विकसित विधि है, और उन किसान का नाम क्या था? नाडेप था, इसीलिए नाडेप काका द्वारा विकसित विधि है। वो कौन सी विधि? नाडेप विधि। और यह भी जो फार्म कंपोस्ट होती है उसका प्रमुख उदाहरण है, और महाराष्ट्र के अंदर इसको विकसित किया गया था, और उपयुक्त परिस्थितियों में ये 90 से 120 डेज के अंदर तैयार हो जाती है। 90 से 120 दिनों के अंदर ये उपयुक्त मेथड से अपने तैयार कर सकते हैं। तो कंपोस्ट में से इतने ही क्वेश्चंस हैं वो बनते हैं। कंपोस्ट की कौन कौन सी विधियां हैं, किस किस प्रकार से अपनाई जाती है। नेक्स्ट जो अपने पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे वर्मी कंपोस्ट किस प्रकार से तैयार करते हैं, और वर्मी कंपोस्ट क्या होता है। वर्मी कंपोस्ट पढ़ते हैं अपने, वर्मी कंपोस्ट। तो जो वर्मी कंपोस्ट होता है किससे बनाया जाता है बेटा? वर्मी कंपोस्ट अर्थवर्म से बनाते हैं। किससे बनाते हैं? अर्थवर्म से। तो अर्थवर्म किसे कहते हैं सर? केंचुआ को कहा जाता है। और केंचुआ होता है वो क्या कहलाता है? किसान का मित्र कहलाता है। किसान का मित्र, यानी ये क्या है? एक बेनिफिशियल इंसेक्ट है, किसान का मित्र। क्यों? क्योंकि ये जमीन को क्या करता है? भुरभुरी बनाता है, उसमें पोलाई लेकर आता है, जमीन के अंदर चलता है ये सुरंग बना के। तो ये जमीन को क्या कर देता है? उर्वर शक्ति है उसकी बढ़ा देता है, जल धारण क्षमता को भी ये बढ़ा देता है, जल निकास और जल संरक्षण के अंदर भी ये योगदान करता है। केंचुआ होता है वो रात्रिचर प्राणी होता है, 3 से 4 सेंटीमीटर इसकी लंबाई होती है, और वजन की बात करें तो आधा ग्राम तक इसका वजन होता है। ठीक है। और ये जो नर और मादा होता है दोनों पार्ट इसके अंदर पाए जाते हैं, परंतु जब ये जनन करता है तो इसे 2 केंचुओं की जरूरत पड़ती है। ठीक है। और 1 सप्ताह में ये परिपक्व हो जाता है। 1 सप्ताह के अंदर केंचुआ है वो नया जन्मा हुआ केंचुआ अपने 1 सप्ताह के अंदर परिपक्व हो जाता है, और 1 सप्ताह में परिपक्व होने के बाद में जनन के रूप में 2 से 3 कोकून देता है, 2 से 3 बच्चों को जन्म देता है। ठीक है। और 2 से 3 बच्चों को जन्म देने के कारण ये 1 वर्ष में लगभग 250 कैंचुओं का निर्माण कर देता है। तो अर्थवर्म होता है वो कैंचुआ कहलाता है, और उसी के द्वारा ही क्या होता है? ये अपने कार्बनिक पदार्थ को खाने के बाद में जो उसकी गोलिकाएं होती है उनको अपने वर्मी कास्टिन कहा जाता है। क्या कहते हैं? वर्मी कास्टिन। देखिए अपने बात करते हैं, अपने बात करें वर्मी कास्टिन की। वर्मी कास्टिन क्या होता है? वर्मी कास्टिन जो केंचुए का उत्सर्जी पदार्थ होता है वो क्या कहलाता है? वर्मी कास्टिन कहलाता है। उसके बाद में एक होता है वर्मी वास। वर्मी वास, वर्मी वास होता है जिसका प्रयोग अपने फोलियर सफरे के रूप में करते हैं। तो इनकी जो गुहा होती है, इनके द्वारा बनाई गई जो केव्स होती है मिट्टी के अंदर, उनके अंदर पानी गुजारा जाता है, और पानी गुजार के उसको इकट्ठा कर दिया जाता है, जिसमें ऑक्सीजन वगैरह हार्मोन, क्योंकि ऑक्सीजन हार्मोन का भी ये स्त्राव करता है। तो ऑक्सीजन हार्मोन से संबंधित जो होता है जल
उसको अपने क्या बोलते हैं, वर्मी वाश बोलते हैं, जिसको अपने गोलिकाओं से या जितनी भी इसकी गुहा बनाई हुई है उसमें से पानी गुजार के अपने क्या करते हैं, बहुत ही सूक्ष्म प्रक्रिया होती है और उसके द्वारा अपने एक लिक्विड तैयार करते हैं जिसको वर्मी वाश बोला जाता है। ठीक है, उसके बाद में अगर अपने देखें तो इसमें एनपीके कितना पाया जाता है बेटा, नाइट्रोजन फास्फोरस एंड पोटास की बात करें तो एनपीके। देखिए सबसे पहले इसमें नाइट्रोजन कितना होता है, नाइट्रोजन की बात करें तो अपने इसके अंदर पाया जाता है 1.2 से लगभग 2.5% तक नाइट्रोजन होता है, 1.2 से 2.5। उसके बाद में फास्फोरस की बात करें तो P2O5 के रूप में पाया जाता है और कितना पाया जाता है बेटा, ये पाया जाता है 1.6 से 1.8% तक पाया जाता है। उसके बाद में पोटास की बात करें तो पोटाश होता है वो पाया जाता है इसमें 1 से 1.5%, 1 से 1.5%। इनको आप बार बार पढ़ोगे तो याद रहेगा। ठीक है, बार बार पढ़ोगे तब ये याद रह जाएगा। नाइट्रोजन फास्फोरस पोटास के बाद में अगर अपने बात करें नमी की तो इसको खाद को तैयार होने के लिए नमी परसेंटेज है वो कितना चाहिए होता है, तो नमी होता है वो कितना चाहिए होता है, इसको 30% नमी होती है, उस पर ये क्या हो जाता है, अच्छे से खाद है अपनी बना देता है। उसके बाद में तापमान की बात करें तो केंचुए को वर्मी कंपोस्ट बनाने हेतु तापमान कितना चाहिए, तापमान इसको 25 से 30 डिग्री सेल्सियस, 25 से 30 डिग्री सेल्सियस पर अच्छी तरह से ये खाद है वो बना देता है। उसके बाद में अगर देखे जाए तो समय की बात करते हैं, कितना समय लगता है, 60 डेज के अंदर ये क्या हो जाती है, तैयार हो जाती है अच्छी परिस्थितियों। समय कितना लगता है बेटा, समय 60 दिनों के अंदर ये अच्छे से तैयार हो जाती है। उसके बाद में अपने पढ़े मात्रा के बारे में, तो जो मात्रा होती है वो फसल की अगर बात करें अपने, फसल में लगभग कितना 5 टन तक यूज किया जाता है, कितना 5 टन प्रति हेक्टेयर यूज करते हैं। वहीं पर अगर सब्जियों की बात करें तो सब्जियों में अपने कंपोस्ट कितना, फार्म यार्ड मैन्योर 20 से 25 टन उतनी मात्रा में कंपोस्ट डाला जाता है, पर सब्जियों में इधर सब्जियों में कितना 5 से 7 टन प्रति हेक्टेयर डाला जाता है। उसके बाद में अगर अपने बात करें फलदार पौधों के अंदर तो 5 किलोग्राम प्रति पौधा है वो डाला जाता है, प्रति ईयर अपने डालते हैं। ठीक है, वहीं पर अगर अपने देखें तो जो फूल वाले पौधे होते हैं, फूल वाली फसलें होती है, उनके अंदर अपने 1 से 2 किलोग्राम प्रति वर्ग मीटर प्रयोग करते हैं मात्रा के रूप में, कितना 1 से 2 किलोग्राम प्रति वर्ग मीटर यूज करते हैं। उसके बाद में देखा जाए तो नेक्स्ट अपने पढ़ते हैं केंचुए के प्रकार। केंचुए के प्रकार 3 प्रकार के केंचुए होते हैं बेटा, कौन कौन से, तो 3 प्रकार के केंचुए होते हैं। राजस्थान हेतु सर्वाधिक उपयुक्त होता है वो कौन सा होता है, राजस्थान हेतु सर्वाधिक उपयुक्त कौन सा होता है, राजस्थान हेतु सर्वाधिक उपयुक्त इसकी प्रजाति होती है आइसिनिया फोइटिडा, आइसिनिया फोइटिडा। कौन सी, आइसिनिया फोइटिडा इसकी प्रजाति होती है, वो बहुत ही उपयुक्त होती है। प्रकार देखिए कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले अपने प्रकार की बात करें तो पहला इसका जो प्रकार होता है वो होता है एपिजेइक। कौन सा, एपिजेइक। एपिजेइक होता है वह लगभग 1 मीटर की गहराई तक पाया जाता है, 1 मीटर की गहराई तक पाया जाता है। दूसरा अगर एपिजेइक की बात करें तो ये 90% तक क्या खाते हैं, कार्बनिक पदार्थ खाते हैं, और 10% ये क्या खाते हैं, 10% ये
मृदा खाते हैं, सोइल को खाते हैं। 90% ये क्या खाते हैं, पौधों के अवशेष या गोबर को खाते हैं, कंपोस्ट को खाते हैं, ठीक है। उसके बाद में एपिजेइक होते हैं, वो किसके लिए उपयोगी होते हैं, राजस्थान हेतु सबसे उपयुक्त होते हैं। ज्यादातर वर्मी कंपोस्ट होती है वो इसी से बनाते हैं। उसके बाद में होते हैं एंडोजेइक। जो एंडोजेइक होते हैं वो लगभग 3 मीटर की गहराई तक पाए जाते हैं, और ये इसका जस्ट उल्टा 10% क्या खाते हैं, ऑर्गेनिक मैटर खाते हैं, और 90% क्या खाते हैं, मृदा खाते हैं। तो ये ज्यादातर किस में यूज किए जाते हैं, जल निकास व संरक्षण में, जल का जो संरक्षण होता है उसके अंदर लाभदायक होते हैं, ठीक है। उसके बाद में होते हैं डायोजेइक। जो डायोजेइक होते हैं वह 1 से 3 मीटर की गहराई पर पाए जाते हैं, 1 से 3 मीटर की गहराई पर पाए जाते हैं, और मध्यम प्रकार के होते हैं, इन दोनों के मध्यम प्रकार के, ठीक है। और ये क्या करते हैं, ये ऑक्सीजन हार्मोन का भी संश्लेषण करते हैं। किसके, ऑक्सीजन हार्मोन के संश्लेषण में भी ये सहायक होते हैं। तो याद रखिएगा, एपिजेइक, डायोजेइक और एंडोजेइक 3 प्रकार के होते हैं। एपिजेइक, एंडोजेइक और डायोजेइक। गहराई के आधार पर ज्यादातर इसको बांटा जाता है। ये होती है वर्मी कंपोस्ट। कितने दिनों में तैयार हो जाती है, 60 दिनों के अंदर। 3 से 4 सप्ताह पहले बुआई से अपने को इसको प्रयोग करना चाहिए, ठीक है। उसके बाद में अपने पढ़ते हैं हरी खाद। अपने बात करें हरी खाद की, हरी खाद को ग्रीन मेन्योर कहा जाता है। क्या कहते हैं, ग्रीन मेन्योर कहा जाता है। आज के वीडियो में एडिटिंग बहुत होगी भी, क्योंकि मुझे खांसी आ रही है, ठीक है, इसीलिए एडिटिंग होगी थोड़ी। ग्रीन मेन्योर या हरी खाद में अपने बात करें क्या होती है, देखिए कौन सी खाद का प्रयोग, कौन सी फसलों का प्रयोग करते हैं, दलहनी फसलों का प्रयोग करते हैं। कौन सी फसलों का, दलहनी फसलों का। सर दलहनी फसलें ही क्यों करते हैं, क्यों, क्योंकि ये वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करती है। वायुमंडल में जो नाइट्रोजन होती है वो उसका स्थिरीकरण करती है। किसके द्वारा करती है, सर यह तो हमने बहुत बार सुना है, सबको पता है, राइजोबियम जीवाणु के कारण करती है। राइजोबियम जीवाणु के कारण करती है। राइजोबियम जीवाणु है वो कहाँ पाया जाता है, जड़ों में। कैसे रहता है, सहजीवन संबंध बना के रहता है, सहजीवन संबंध बना के रहता है। इसीलिए इसे क्या बोलते हैं, सिम्बायोटिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सिम्बायोटिक। और जड़ों में क्या बनाता है, ये गांठ बनाता है, और गांठ जो होती है उनको क्या बोलते हैं अपने, नोड्स। नोड्स बना के रहता है। और जो प्रभावी गांठ होती है, क्रियाशील गांठ होती है, उसका रंग कैसा होता है बेटा, गुलाबी रंग होता है। कैसा होता है, गुलाबी रंग होता है। दलहनी फसलें क्यों अपनाई जाती है, और कौन सी दलहनी फसल अपनाएं, जिस फसल में कम जल में ज़्यादा से ज़्यादा कार्बनिक पदार्थ और नाइट्रोजन विकसित करने की क्षमता हो, वो दलहनी फसल कम अवधि की हो, इसीलिए दलहनी फसल यूज की जाती है। तो अपने बात करें दलहनी फसल में हरी खाद होती है, उसके प्रकार के बारे में पढ़ते हैं अपने, हरी खाद के प्रकार। तो इसमें से भी कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है बेटा। हरी खाद के 2 प्रकार होते हैं। एक तो होता है इन सिटू, जिसको अंतः क्षेत्र बोलते हैं। एक होता है एक्स सिटू, एक्स सिटू। इन सिटू का मतलब होता है स्वस्थानी, एक्स सिटू का मतलब होता है बहिर्स्थानी। इन सिटू का मतलब यानी आपका जो फील्ड है उस फील्ड पर ही आपने क्या बोया है, आपने बोया है हरी खाद, ठीक है। आपने दलहनी फसल बोई है, जिसको बोने के बाद में फूल आने से पहले
या फूल आने के बाद में फल बनने से पहले जब भूमि में मिला दिया जाता है तो उसे हरी खाद बोलते हैं। तो आपने खेत में बोया और उसी खेत में आपने उसको पलट दिया तो वो क्या कहलाती है, इन सिटू। अब जैसे दूसरे के खेत में, कहीं दूसरे खेत में बोया गया है अपने हरी खाद वाली फसलें, उसको अपने खेत में लेकर आए, अपने ट्राली भर के लेकर आ गए और अपने खेत में मिला दिया, वो क्या कहलाता है बेटा, वो कहलाता है एक्स सिटू। अब क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, यही से पूछते हैं कि एक्स सिटू में कौन कौन सा यूज किया जाता है प्लांट्स। सबसे पहले बात करें तो आता है सैबबुल, जिसको अपने किंकर बोलते हैं, या इसको बोला जाता है अकेशिया, फेबेसिकुल होता है इसका, ठीक है। उसके बाद में दूसरा अगर नाम बात करें तो नीम। नीम बोटनिकल नेम क्या होता है, एजा डायरेक्टा इंडिका, एजा डायरेक्टा इंडिका, और इसकी फैमिली कौन सी होती है, मेलिएसी कुल का पौधा होता है नीम। उसके बाद में आगे अगर अपने देखें तो एक पौधा होता है जिसे बोला जाता है करंज, क्या बोलते हैं, करंज। करंज होता है, ये ज्यादातर साउथ इंडिया के अंदर तो बहुत ज्यादा पाया जाता है, ठीक है। साउथ इंडिया के अंदर ये करंज है वो ज्यादा पाया जाता है। इसका जो बोटनिकल नेम होता है वह होता है मिलेटिया पिनाटा, मिलेटिया पिनाटा। उसके बाद में दूसरा जो अगर इसके अंदर देखा जाए तो कौन सा प्लांट, एक प्लांट होता है सदाबहार, सदाबहार, ठीक है। सदाबहार को पेरीविंकल भी कहा जाता है, सदाबहार को पेरीविंकल भी कहते हैं। यह एक ऑर्नामेंटल प्लांट है, सौंदर्य युक्त प्लांट है, जिसको सजावट के पौधों के रूप में यूज किया जाता है। उद्यान की कह लो, घर की कह लो, किसी की भी सजावट के लिए यूज किया जाता है सदाबहार। और इसको किस में यूज करते हैं, अपने एक्स सिटू खाद के रूप में भी यूज करते हैं। सजावटी पौधा होने के साथ साथ में इसका मेडिसिनल यूज भी किया जाता है। इसका बोटनिकल नेम होता है केथेरेंथस रोजेसस और एपोसाइनेसी कुल का पौधा होता है। इसमें अपने इसकी बात करें अपने पेरीविंकल की, तो ये क्या होता है, सौंदर्य युक्त पादप होता है, ऑर्नामेंटल प्लांट्स जिसको बोलते हैं। और पेरीविंकल एपोसाइनेसी कुल का होता है, किस कुल का, एपोसाइनेसी कुल का होता है, केथेरेंथस रोजेसस के नाम से जाना जाता है। और मेडिसिनल गुण भी इसके अंदर पाया जाता है, ऑर्नामेंटल होने के साथ साथ मेडिसिनल इसके अंदर गुण पाया जाता है। उसके बाद में और भी होता है, जैसे करंज होता है, करंज में भी एक ऑयल निकाला जाता है। करंज से ऑयल निकाल के जो त्वचा संबंधी रोग होते हैं उसके अंदर यूज किया जाता है, एक ऑयली पादप होता है, इसीलिए इसे पोंगम ऑयल ट्री भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, पोंगम ऑयल ट्री के नाम से भी इसको जानते हैं। तो सैबबुल, नीम, सदाबहार, पेरीविंकल, और दूसरा कौन सा एक होता है गिलेरिसीडिया, गिलेरिसीडिया, ये भी गिलेरिसीडिया स्पीएम के नाम से जाना जाता है। और फेबेसी इसका कुल होता है, लेग्यूमिनेसी इसका कुल होता है। इतने सारों का अपने यूज कर सकते हैं जो कि नाइट्रोजन की मात्रा है वो बढ़ा देते हैं। अब अपने बात करें तो इनकी बीज दर कितनी रखी जाती है, अगर अपने इसके अंदर यूज करें फसलों को तो बीज दर है वो कितनी रखी जाती है। सबसे पहले अपने बीज दर में पढ़ते हैं तो सबसे पहले आता है मूंग व उड़द। मूंग ग्रीन ग्राम, उड़द होता है उसको क्या कहते हैं, ब्लैक ग्राम। ग्राम लिखने लग गया क्या, तो मूंग और उड़द की हरी खाद बनाने हेतु 15 से 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर बीज दर रखते हैं। उसके बाद में आता है गवार। गवार की कितनी भी 20 से 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर बीज दर रखते हैं हरी खाद के लिए। उसके बाद में आता है लोबिया। कौन सा आता है, लोबिया। लोबिया की कितनी रखते हैं बेटा, 40 से 50 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर।
और उसके बाद में आता है सनई। सनई की कितनी रखते हैं? 50 से 60 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। और उसके बाद में आता है ढैंचा। ढैंचा का कितनी रखते हैं? 60 से 80 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। 60 से 80 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर बीज दर है वो रखी जाती है, याद रखिएगा। ढैंचा कितनी? 60 से 80। सनई कितना? 50 से 60। लोबिया कितना? 40 से 50। ग्वार कितना? 20 से 25। मूंग और उड़द कितना? 15 से 20 किलोग्राम। कैसे याद करेंगे सर हम? याद रखने का तरीका देखिए बेटा, याद रखने के लिए आप पहले लिख लीजिए मूंग। मूंग से क्या हुआ? मू, मैं से मूंग, ऊ से उड़द, गै से गवार। उसके बाद में मूंग लो संडे, मूंग लो संडे। या ऐसे भी याद रख सकते हैं, हरी खाद की बीज दर है तो मूंग बीज लो, बीज को साइलेंट कर दीजिएगा, मूंग बीज लो संडे। तने छुट्टी कद है बेटा? संडे की है जी। तो आपा के बीजागा? मूंग बीजागा संडे का। ठीक है। गांव में देहात में जब हम रहते हैं, छोटे होते हैं, 10th 11th 12th तक होते हैं, तो ये स्थिति रहती है, घर वाला संडे नहीं अड़ीक बोक रहे। संडे होता ही पहले दिन ही तैयारी करने लाग जे, तड़के थान खेत ले जा। वही बात है, मूंग बीज लो संडे, यानी हमें हरी खाद बनानी है। मूंग से मूंग, ऊ से उड़द, गै से गवार, बीज को साइलेंट कर दो, लोबिया, से को सनई, डे से ढैंचा। याद रख सकते हैं आप। और इसका जो क्रम है देखिए, मूंग उड़द की 15 से 20 किलोग्राम, गवार की 20 से 25 किलोग्राम, लोबिया की 40 से 50 किलोग्राम, सनई की 50 से 60 और ढैंचा की 60 से 80 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। जेट के अंदर ये कई बार पूछा जाता है, सुपरवाइजर के अंदर भी पूछ लेते हैं इसको क्वेश्चन के रूप में। अब अपनी बात करें तो देखिए, सबसे उपयुक्त किसको माना जाता है? सबसे उपयुक्त यानी सर्वोत्तम खाद होती है वो किसको माना जाता है? सर्वोत्तम खाद की बात करें तो सनई को माना जाता है। किसको मानते हैं? सनई को। क्यों मानते हैं सर? सर यह सनई होती है वो तो 50 किलो ही क्या करती है? नाइट्रोजन का फिक्सेशन करती है प्रति हेक्टेयर। परंतु अगर अपनी बात करें ढैंचा की, किसकी? ढैंचा की, तो ढैंचा होता है वो लगभग कितना? ढैंचा सर दो प्रकार का होता है, सिसबेनिया रोस्टाराटा और एक होता है सिसबेनिया एक्यूलाटा। दो प्रकार के होते हैं, सिसबेनिया रोस्टाराटा और सिसबेनिया एक्यूलाटा। जो हम बात कर रहे थे क्रोटोलेरिया की, तो वो किसका होता है? क्रोटोलेरिया जुन्सिया सनई का होता है, सनई। ढैंचा दो प्रकार का, सिसबेनिया रोस्टाराटा और सिसबेनिया एक्यूलाटा। जो रोस्टाराटा होता है उसमें तने व जड़ दोनों में गांठें पाई जाती हैं, परंतु एक्यूलाटा होता है उसकी सिर्फ और सिर्फ जड़ में गांठें होती है। ठीक है। ढैंचा होता है वो लगभग 75 से 80 किलोग्राम तक, 85 भी चला जाता है, 85 किलोग्राम तक नाइट्रोजन का फिक्सेशन करता है। परंतु सर आप तो इसमें तो दोनों ही गुण पाए जाते हैं, परंतु क्या होता है, ढैंचे से जो कार्बनिक पदार्थ प्राप्त होता है उसका वाइड सीएन रेशियो होता है और कम प्राप्त होता है, इसीलिए सनई को माना जाता है, क्योंकि ये 50 किलोग्राम नाइट्रोजन फिक्सेशन के साथ साथ 280 किलोग्राम तक अपने को ऑर्गेनिक मैटर है वो प्रदान करती है। याद रखिएगा। ठीक है। इसीलिए सनई को सर्वोत्तम माना जाता है। और धान के खेत में सर्वोत्तम होता है वो कौन सा होता है? ढैंचा होता है। ठीक है। और ढैंचे का उपयोग किस में किया जाता है? क्योंकि यह अम्लीय प्रकृति की खाद प्रदान करता है, इसीलिए जो लवणीय क्षारीय भूमियां होती है
उनके अंदर भी इसका यूज करते हैं। इसका जो पीएच होता है वो 4.5 तक होता है खाद का, इसीलिए इसका प्रयोग है वो अपने किस में करते हैं, इसके अंतर्गत जो लवणीय भूमियां होती है उनको सुधारने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, उसके बाद में अगर अपने देखें तो इनके अंदर अपने खाद व उर्वरक की बात करते हैं, तो जो हरी खाद होती है उसके अंदर खाद व उर्वरक में नाइट्रोजन और फास्फोरस की जरूरत होती है। किसकी जरूरत होती है? नाइट्रोजन एंड फास्फोरस की जरूरत होती है, जिसमें से सबसे ज्यादा जरूरी कौन सा होता है? फास्फोरस होता है, क्योंकि ये जड़ विकसित करता है, और जब जड़ विकसित होगी तभी ज्यादा मात्रा में नाइट्रोजन का फिक्सेशन होगा। ठीक है, तो कितनी कितनी मात्रा इसकी यूज की जाती है? अपने 20 किलो तो नाइट्रोजन दे देते हैं प्रति हेक्टेयर, और 40 किलो अपने क्या दे देते हैं? फास्फोरस दे देते हैं प्रत्येक फसल को। जितनी भी हमने की है मूंग, उड़द, ग्वार, लोबिया, सनी, ढेंचा, सबको क्या दे देते हैं अपने? 20 किलो नाइट्रोजन और 40 किलो अपने क्या देते हैं? फास्फोरस। सबसे ज्यादा जरूरी क्या होता है? फास्फोरस, क्योंकि वो जड़ विकसित करता है और जड़ों से ही क्या होता है? नाइट्रोजन का फिक्सेशन होता है। ठीक है, अब अपने पलटाई कब करते हैं इसकी? पलटाई देखिए फूल आने के बाद में और फल बनने से पहले, नहीं तो क्या है? खरपतवार बन जाते हैं। लगभग 6 से 8 सप्ताह के अंदर इनकी अपने को कटाई है वो कर देनी चाहिए, पलटाई अपने कर देनी चाहिए सप्ताह के से पहले। और पलटाई है, अगर अपने ढैंचा की बात करें तो ढैंचा को 42 दिनों के अंदर अंदर ही अपने को पलटाई कर देनी चाहिए। वहीं पर सनई की बात करें तो सनई में अपनी 50 डेज के अंदर अंदर ही क्या होनी जानी चाहिए? डीएपी, डेज आफ्टर प्लांटिंग के अंदर पलटाई है वो अपने कर देते हैं। तो इतनी सारी बातें हैं जो हरी खाद से संबंधित थी, इसको आप पढ़िएगा, अच्छे से रीड कीजिएगा, आपकी कोई भी क्वेश्चन है वो गलत होने की संभावना नहीं रहेगी। Thank you, thanks for watching. Have a nice day.